हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजनरेसी के बारे में, डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात कि डीजनरेसी क्या चीज़ है। डीजनरेसी हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आया है वो डीजनरेसी को शो कर रहा है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन के बारे में। नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन जब हमने वहां बात की थी तो मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था। जो स्टूडेंट्स नए हैं इस वीडियो में वो पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि उनको समझ में आए कि नॉन डीजनरेट के लिए हमने कैसे उसको सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया था। फिर भी एक बार रिमाइंड करवा देता हूं उस फार्मूले के बारे में जो हमने नॉन डीजनरेसी, जो हमें नॉन डीजनरेसी की कंडीशन देता है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला होता है ये m प्लस एन माइनस वन। m प्लस एन माइनस वन। अब ये m और n क्या चीज है? m और n गिवन नंबर n कॉलम है। m अगर आप m को नंबर ऑफ रो मानेंगे तो n आपके लिए नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। अगर आप m को नंबर ऑफ कॉलम मानेंगे तो n नंबर ऑफ रो हो जाएगा। तो टोटल एलोकेशंस हमारे पास किसी भी टेबल के लिए, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए इसके इक्वल आनी चाहिए। एलोकेशन शुड बी इक्वल्स टू m प्लस n नेगेटिव वन, इसके इक्वल होनी चाहिए। वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो टोटल एलोकेशन जो हम फाइंड करते हैं, अब मान लीजिए ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 5, नंबर ऑफ रोज क्या है? 4। 5 प्लस 4 नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स 8 एलोकेशन यहां हमारे पास होनी चाहिए जब हमारा आंसर आएगा। अगर 8 एलोकेशन से एलोकेशंस कम होंगी, 7, 6, 5 जो भी है, 8 के लेस देन 8 हुआ हमारे पास, अगर 8 नहीं है तो इसका मतलब वो कंडीशन हमारी डीजनरेसी को शो करेगा। क्लियर है? डीजनरेसी हमें कैसे मिलेगी? नंबर ऑफ, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलोकेशन अगर लेस देन है तो वो कंडीशन होगी डीजनरेसी की। अब कैसे हमें पता चलेगा? क्वेश्चन में कैसे आएगा? तो देखिए जरा, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं बाय वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। कोई जरूरी नहीं है आप वोगल से ही करें, आप लिस्ट कॉस्ट से भी कर सकते हैं, आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बाय वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में इसलिए यूज करता हूं क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के बाद लीस्ट कॉस्ट मेथड आया जो उससे ज़्यादा स्टिक था, उससे ज़्यादा इफेक्टिव था। नॉर्थ वेस्ट के बाद जो लिस्ट कॉस्ट हमने किया और लिस्ट कॉस्ट के बाद जब हम कर रहे हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन, तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लिस्ट कॉस्ट से भी ज़्यादा इफेक्टिव था हमारे आंसर के लिए, हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। इसलिए वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद जब कंडीशन डीजनरेसी आएगी तो उसको हम डीजनरेसी को पहले दूर करेंगे, उस चीज़ को हम सोल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी डीजनरेसी की, उस डीजनरेसी को हम कैसे दूर कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। और फिर उसके बाद फर्दर उसे सोल्व करेंगे ऑप्टिमलिटी के लिए, यानी हमारा जो सोल्यूशन है और ऑप्टिमल हमें मिले उसके लिए मोदी मेथड का। ठीक है स्टूडेंट? तो सबसे पहले बाय वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड हमें मालूम है, हम पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन के। हमें करना क्या है? हमें यहाँ पेनल्टीज चेक करनी है। पेनल्टीज क्या है? डिफरेंस ऑफ 2 मिनिमम कॉस्ट बाय रो वाइज एंड एज वेल एज कॉलम वाइज। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बना देता हूँ। इसी टेबल में हम बात करेंगे पेनल्टीज के बारे में 1 बाय 1। तो देखिए फर्स्ट टाइम पेनल्टीज के लिए, फर्स्ट पेनल्टीज के लिए हमें क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन 2 मिनिमम नंबर विच विल बी पेनल्टीज। तो डिफरेंस बिटवीन 2 मिनिमम नंबर, 2 मिनिमम कॉस्ट, फर्स्ट वन इज 1, सेकेंड वन इज 2। तो डिफरेंस ऑफ 2 मिनिमम बिटवीन 1 and 2 is 1. This is the penalty. Second, for the second row 2 and 3 also 1. डिफरेंस है ना, 2 और 3 के बीच में एक ही डिफरेंस है। फिर अगेन 2 and 3, then difference between 2 minimum cost is also 1. Again 2 and 3 again 1. Clear? Column wise 2 and 3 that is 1, 2 and 3 1, 1 and 3 first minimum 1 and after this second minimum is 3.
So the difference between two minimum number 2. Now 2 and 3 1. Minimum 2, first minimum number 2, second minimum number 3. तो difference between 2 and 3 is 1. तो ये सभी हमारी क्या होगी, पेनल्टीज हो गई पेनल्टीज। अब हमें क्या करना है, जो मैक्सिमम पेनल्टीज हैं उसे हमें टारगेट करना है। मैक्सिमम पेनल्टीज 2, मैक्सिमम पेनल्टी को हमें टारगेट करना है विच इज 2। अब इस 2 के लिए इस कॉलम में मिनिमम को मिनिमम देना है, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम पेनल्टी के रो या कॉलम कोई भी है जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम पेनल्टी पे, उसके उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में जो मिनिमम कॉस्ट होगी उस मिनिमम को मिनिमम एलोकेशन देनी है। मैक्सिमम पेनल्टी 2 है इस कॉलम से। अब इस कॉलम में देखिए मिनिमम कॉस्ट क्या है 1, इस मिनिमम को मिनिमम देना है। अब 15 और 40 में से मिनिमम क्या है 15 है, तो 40 नहीं देंगे 15 देंगे। तो मैक्सिमम पेनल्टीज के मिनिमम को मिनिमम, दैट मीन्स 15। हमने ये 15 दे दिया तो ये क्या हो गई, ये रो कट हो जाएगी। जहां से हमारी एंट्री हो गई वो रो कट, और यहां से 15 जो सप्लाई 40 की थी, डिमांड 15 की थी, वो फुलफिल हो गई। रिमेनिंग कितना रहेगा 25। क्लियर है। अब देखिए सेकंड टाइम फिर से पेनल्टी चेक करते हैं। नाउ फर्स्ट मिनिमम जो है वो 2 है, उसके बाद है 3, तो फिर से डिफरेंस क्या आ गया 1। यहां 2, उसके बाद 4, क्योंकि 3 तो कैंसिल हो गई, ये रो तो कैंसिल आउट हो गई, इसको तब हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब इस रो को कंसीडर नहीं करना, इस कॉलम को, ये कॉलम वाले कैंसिल आउट हो गया क्योंकि हमने एंट्री यहां से दी है कॉलम से, इसलिए। तो 2 के बाद 4, तो डिफरेंस कितना है 2। 3, 2 और 3 तो 1। यहां से मिनिमम 2 और फिर 3, 1। कॉलम वाइज एज इट इज रहेगा 1 1 1 एंड 1, ये हमें कंसीडर ही नहीं होगा क्योंकि ये कॉलम कट हो चुका है। अब देखिए मैक्सिमम पेनल्टी 1 2 1 1 1 1 1 1, तो 2 एक बार फिर से 2 है जो मैक्सिमम है। ये किस रो के लिए इंडिकेटर है, इस सेकंड रो के लिए। इस सेकंड रो में मिनिमम को मिनिमम, इस सेकंड रो में मिनिमम कॉस्ट क्या है 2, तो इस मिनिमम को मिनिमम देना है, क्या देंगे 30 या 30, दोनों साइड 30 है, चाहे तो ये दे लो चाहे यहां से दे लो। तो इसे जब हम 30 देंगे तो ये रो और ये कॉलम एक साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि 30 डिमांड थी और 30 सप्लाई है, तो यहां से भी और यहां से भी दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब रो और कॉलम दोनों एक साथ कैंसिल आउट होंगे। और ये कंडीशन जब भी आ जाए, ये कंडीशन जब भी आपकी क्वेश्चन में आ जाएगी, तब इसका मतलब वो डीजनरेसी का केस बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहीं से क्लियर हो गया हमारे एक एलोकेशन में एक साथ 2 रो और कॉलम कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसका मतलब एक एलोकेशन हमारी कम आने वाली है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा केस जो है वो डीजनरेसी का होने वाला है। तो ये रो और कॉलम एक साथ कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, क्लियर है ये। अब देखिए फिर से थर्ड टाइम पेनल्टीज चेक करते हैं हम। तो थर्ड टाइम जो पेनल्टीज चेक करेंगे, अब देखिए पेनल्टीज क्या आएंगे। मिनिमम क्या है 2, उसके बाद सेकंड मिनिमम क्या है 4, तो पेनल्टी कितनी आ गई 2। फिर ये रो तो कैंसिल आउट है कंप्लीट, इसमें हमें चेक ही नहीं करना। इसमें देखो मिनिमम 2, उसके बाद 3, दैट इज 1। फिर मिनिमम 2, अगेन 3, 1। कॉलम वाइज मिनिमम 2 देन 3, 1। ये कॉलम भी कैंसिल हो गए हैं, ये कॉलम भी कंप्लीट कैंसिल है हमारे पास। 2 and 3, 1, 2 and 3, 1। फिर से एक पेनल्टी है जो मैक्सिमम है वो है 2, वो कौन सी है, ये फर्स्ट रो की। फर्स्ट रो में मिनिमम क्या, अब 3 वैल्यू रह गई है 4 2 and 6, ये तो कैंसिल आउट हो गई, तो मिनिमम क्या है 2। इस 2 पे मिनिमम को मिनिमम देना है। इस 2 के लिए 25 जाएगा या 20, क्या एलोकेट होगा, दोनों में से मिनिमम क्या है 20, तो हम इसको 20 एलोकेट कर देते हैं। और एंट्री कहां से हुई है, इस कॉलम से, तो ये कॉलम भी कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट में। यहां कितना रह जाएगा 25 और 20 में से 20 तो दे दिया, ओनली कितना रह जाएगा 5।
क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट फोर्थ टाइम पेनल्टीज हम चेक कर लेते हैं। तो जब फोर्थ टाइम पेनल्टीज हम चेक करेंगे, देखो क्या टर्म्स आएंगी। मिनिमम कितना है अब 4, फर्स्ट मिनिमम। इसके बाद सेकंड मिनिमम कितना है 6। ये तीनों चीजें लगातार कैंसिल आउट है, तो पेनल्टीज कितनी आ गई 2। देन ये कंप्लीट रो कैंसिल है, कुछ भी नहीं यहाँ पे। मिनिमम 2 और सेकंड मिनिमम 3, दैट इज द पेनल्टी विल बी 1। अगेन 2 and 3 पेनल्टी अगेन 1। कॉलम वाइज हम चेक कर लेते हैं, कॉलम वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट मिनिमम 2, सेकंड 3, तो 1। ये और ये हमारे पास कट है। अब की बार ये कॉलम भी कट हो चुका। अब 2 and 3 1, तो देखिए 1 1 2 1 1 अगेन 2, मैक्सिमम पेनल्टी। इस रो में मिनिमम क्या 4, मिनिमम को मिनिमम देना है, तो मिनिमम है 4। 4 को 30 या 5, नेचुरल सी बात है 5। और यहां हमारे पास क्या रह जाएगा 25, क्योंकि 5 दे दिया 30 में से। डिमांड कितनी थी 30 की, सप्लाई कितनी थी 5, तो 5 तो इसको दे दिया। डिमांड कितनी रह जाएगी 25। एंट्री कहां से आ रही है इस रो से, तो ये रो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर है, तो ये रो भी हमारी क्या होगी कैंसिल हो गई। फिर फोर्थ टाइम देखो क्या टर्म्स आ रही हैं। फोर्थ टाइम ये रो कैंसिल, कुछ भी नहीं। ये रो कैंसिल, कुछ भी नहीं। इसमें मिनिमम 2 and 3 1 डिफरेंस है, 2 and 3 1 डिफरेंस है। अब यहां देखो कॉलम वाइज 2 and 3 1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 and 3 1। अब जो पेनल्टीज हमने फाइंड की है वो सभी इक्वल है, 1 1 1 and 1। सभी पेनल्टीज जब इक्वल है तो अब यहां पे हम पे डिपेंड करता है कि हम किस रो को या किस कॉलम को टारगेट करेंगे, क्योंकि सभी पेनल्टीज हमारे पास सेम आ रही है, 1 आ रही है। तो ये भी टारगेट कर सकते हैं हम, इस कॉलम को भी, इस कॉलम को भी हम टारगेट कर सकते हैं, इस रो को भी हम टारगेट कर सकते हैं और इस रो को भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो मैं इस रो को टारगेट कर रहा हूं। जब इस रो को टारगेट करेंगे तो इसमें मिनिमम कितना है 2 पे क्या आएगा 5 या 20, 5 यहां लगा दें, यहां कितना रह जाएगा 15। 20 में से 5 हमने दे दिया, रिमेनिंग 15। तो अब की बार ये कॉलम भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इस कॉलम से एंट्री जा रही है। ये कॉलम कैंसिल आउट हो गया, तो फिफ्थ टाइम जब हम पेनल्टीज चेक करेंगे तो देखो जो क्या पेनल्टीज आएंगी। इन दो की तो पेनल्टीज पहले से नहीं है। इसमें मिनिमम कितना है 3 तो है, डिफरेंस के लिए तो कुछ है ही नहीं। इसमें भी डिफरेंस के लिए कुछ भी नहीं है। कॉलम वाइज 1, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं और ये भी नहीं। तो या तो ये 1 और इधर से तो कुछ आ ही नहीं रहा हमारे पास पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं आ रही। एक ही पेनल्टी आ रही है जो है 1, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर, डिफरेंस बिटवीन 2 मिनिमम कॉस्ट, वो है 1। यहां हमने डिफरेंस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां एक ही वैल्यू है। डिफरेंस के लिए तो दूसरी वैल्यू नहीं है जो हम डिफरेंस लिखें, यहां भी एक ही है, दूसरी कोई वैल्यू नहीं जो हम डिफरेंस शो करें। तो एक ही डिफरेंस आ रहा है 1। अब नेचुरल सी बात है, इसको हम टारगेट करेंगे। जब इसको टारगेट करेंगे तो 2 और 3 में से मिनिमम क्या है 2 के लिए 25 या 10। ये रो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहां कितना रह जाएगा अब 15। क्लियर, कितना रहेगा 15। अब यहां भी 15 रह गया, ये कैंसिल आउट है। एक ही नंबर रह गया हमारे पास जो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, इसके लिए ये भी 15 है और ये भी 15 है। तो नेचुरल सी बात है यहां पर जो आएगा एलोकेशन वो होगी 15। क्लियर है, तो ये सभी एलोकेशन हमारी हो गई। क्लियर है, यहां तक 1 बाय 1 हमने एलोकेशन कर ली। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके, जो भी ये कट क्रॉस मैंने लगाए हैं इसको क्लियर करके मैं फिर से लिख रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में एलोकेशन क्या है। लेकिन हाँ, एक चीज हम यहाँ ये चेक कर सकते हैं, हमारे पास एलोकेशन आनी कितनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम 5, नंबर ऑफ रो 4, तो 8 एलोकेशन हमारे पास होनी चाहिए। चेक करते हैं कितनी एलोकेशन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका मतलब m+n-1 से भी लेस देन हमारे पास एलोकेशन आ गई है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो केस है
वो डीजनरेसी का है। ठीक है, तो इसको मैं अब नेक्स्ट स्टेप में पहले तो ये सब क्लियरली लिख देता हूँ एक्चुअल में किस कॉस्ट पे क्या हमारे पास है, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि डीजनरेसी अगर है तो हम इसको कैसे नॉन डीजनरेट में चेंज करेंगे। तो देखिए जरा, तो स्टूडेंट्स ये है जो कंप्लीट एलोकेशंस हमारे पास आई हैं। अब ये हमें क्लियरली पता चल गया कि ये डीजनरेसी की कंडीशन है, क्योंकि टोटल जो हमारे पास एलोकेशंस आनी थी वो आनी थी 8, बट आई कितनी है 7, लेस देन m प्लस n माइनस 1। तो डीजनरेसी की कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इसकी डीजनरेसी को सबसे पहले सोल्व करना होगा। टू रिजॉल्व डीजनरेसी कंडीशन, डीजनरेसी कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें ये करना होगा एक क्वांटिटी जिसको मैं डेल्टा से शो कर देता हूं, एक ऐसी क्वांटिटी डेल्टा जो एक आर्बिट्रेरी है, टेंस टू 0, जिसकी वैल्यू है टेंस टू 0, उसको हम यहां इंट्रोड्यूस करेंगे। ये एक एलोकेशन है डेल्टा। हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी एक एलोकेशन कम है, तो हम उस एक एलोकेशन जो कम है उसकी जगह हम डेल्टा एलोकेट कर देते हैं एक कॉस्ट पर। उस कॉस्ट पर जैसे डेल्टा हम एलोकेट करेंगे तो हमारे डीजनरेसी कंडीशन सॉल्व आउट हो जाएगी, क्योंकि टोटल एलोकेशन कितनी हो जाएगी 8 जो हमें चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो डेल्टा है ये एलोकेट कहां करें, ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसपे इस डेल्टा को एलोकेट किया जाए, और डेल्टा क्या है, जस्ट टेंस टू 0, जिससे कि इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा किसी भी कॉस्ट पर, क्योंकि डेल्टा जस्ट टेंस टू 0 है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज है डेल्टा की क्या, अगर मैं के डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर के ही आएगा, सॉरी डेल्टा इंटू के भी कर दें तो ये 1 बराबर है। तो मतलब डेल्टा के प्लस डेल्टा और डेल्टा प्लस के, पॉजिटिव की बात करते हैं। अगर के प्लस डेल्टा, इन डेल्टा में अगर कोई कांस्टेंट भी मैं ऐड करूं तो वो कांस्टेंट आएगा, यानी डेल्टा टेंस टू क्या है 0 है। कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी है इस डेल्टा की। तो अब बात ये करते हैं हम कि इस डेल्टा को हम कहां इंट्रोड्यूस करें। इस डेल्टा को हम कहां इंट्रोड्यूस करेंगे, देखिए इसके लिए डेल्टा जो इंट्रोड्यूस होगा पहली बार वो तो होगा अनऑक्युपाइड सेल पर। ये तो क्लियर ही होगा आपको, यानी कि जिस कॉस्ट पर कोई भी एलोकेशन नहीं है वहीं तो होगा, जहां ऑलरेडी एलोकेशन है वहां तो होने से रहा, क्योंकि वो तो एलोकेशन उसी में काउंट होगी। हमें तो एलोकेशन एक नई चाहिए, एक ऐसी एलोकेशन चाहिए जो हमारी डीजनरेसी को रिजॉल्व कर सके। तो ये तो क्लियर है कि जहां एलोकेशन नहीं है, जिस सेल पर जिस कॉस्ट पे वहां होगा। अब लेकिन उसमें भी क्या, ये होगा अनएलोकेशन अनऑक्युपाइड सेल के मिनिमम कॉस्ट पर, यानी जहां एलोकेशन नहीं है जिस कॉस्ट पे, उस कॉस्ट में से जो मिनिमम कॉस्ट होगी उस पे हम इस डेल्टा को अप्लाई करेंगे। देखिए यहां पे एलोकेशन नहीं है, यहां एलोकेशन नहीं है, इस जगह पे भी नहीं है, यहां ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन सभी वैल्यू में जो मिनिमम कॉस्ट है जो मुझे नजर आ रही है वो है 3 से मिनिमम कुछ भी नहीं है। 3 से मिनिमम 1 था, लेकिन वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, उस पर एलोकेशन हुआ है। तो इस 3 को कर सकते हैं मिनिमम, इससे मिनिमम 3 कहीं पे भी नहीं है जो जहां हमारे पास एलोकेशन नहीं है। ठीक है, अब ये भी कई बार आ गया, एक बार 3 यहां पे भी है, 1 टाइम यहां भी है, यहां भी और यहां भी है। ये 3 हमारे पास 4 टाइम्स है। अब कौन से 3 को हम एलोकेट करें, ये आप पे डिपेंड करता है कि किस 3 को आपको एलोकेशन देनी है। अगर सपोज करो इस 3 पे एलोकेशन देने के बाद हमारा आंसर आ रहा है और आपने दे दिया इस 3 पे एलोकेशन, तो ये अपने आप स्टेप टू स्टेप जब आप सोल्व करोगे मोदी मेथड के थ्रू, तब ये अपने आप 1 बाय 1 इससे चलता यहां तक अपने आप आ जाएगा। अगर किसी ने इनिशियली इसी 3 पर इस डेल्टा को लगा दिया तो उसका फर्स्ट स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, और हो सकता है किसी स्टूडेंट को यहां तक आने में 4 स्टेप लगे। पहले इसके लिए लिया, फिर वो हो सकता है इस पे शिफ्ट हो जाए, हो सकता है फिर वो इस पे शिफ्ट हो, और हो सकता है फिर इस पे शिफ्ट हो। तो ये अब हमें नहीं मालूम कि किस मिनिमम कॉस्ट पर हम उस डेल्टा को अप्लाई करें। ये एक जस्ट लक का पार्ट है, हो सकता है कि आपने जो 3 लिया वो सही हो गया, हो सकता है कि वो नहीं हो। तो चलो
इन सभी 3 में से मैं इस 3 को सिलेक्ट करता हूं, हालांकि मुझे भी नहीं मालूम कि किस 3 पर डेल्टा लेने पर हमारा आंसर सही होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस 3 पर एलोकेशन लेता हूं और वो ले लेता हूं डेल्टा। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसकी ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए हम चलते हैं किसकी तरफ, मोदी मेथड की तरफ। तो मोदी मेथड हमें क्या कहता है, मोदी मेथड हमें कहता है यूवी मेथड या मोदी मेथड। वो कैसे, हम वहां पे सिर्फ वही कॉस्ट लिखेंगे जो एलोकेशन जहां है, जिसके थ्रू हमें यू और वी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने किया था। तो वही प्रोसेस देखो कैसे। तो ये है ये जो वैल्यूज जहां पर हमारे पास एलोकेशन था बाय मोदी मेथड, जो हम स्टार्ट करेंगे यूवी फार्मूला या मोदी मेथड फार्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जहां पर भी एलोकेशन है जिस भी कॉस्ट पर, उस कॉस्ट को हम यहाँ यूज करते हैं और उनके थ्रू, उसकी हेल्प से हम इस यू और वी की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। जो भी रोज है उसको हम यू लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को हम वी से डिनोट करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं यूवी मेथड और मोदी मेथड। ये हमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए यूज करना है। ऑप्टिमिलिटी मतलब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होता है जो मिनिमम को, यानी हमें किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उसको मिनिमाइज कर दे, या हम जिस चीज़ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को मैक्सिमाइज कर दे। यानी अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम हो, अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, जो कंपनी की कॉस्ट लग रही है किसी भी मैन्युफैक्चर कंपनी की, तो वो उसको चाहेगा कि मिनिमम हो, तो वो मिनिमम हो जाए, तो उसे बोलते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन सेटिस्फाई होता है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हमारी होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए, यहाँ तक आने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो हम यहाँ तक आ गए हैं क्या हमने सही किया है या नहीं। कैसे चेक करते हैं, जितनी भी एलोकेशंस हैं उसको ऐड करो, 20 और 15, 35 एंड 5, 40। क्या है 40 यहाँ पे, 30, तो 30 डेल्टा टेंड्स टू 0 मैंने बताया था, तो 30 प्लस 0 30 आएगा। 15 प्लस 5 20, 10 तो 10। कॉलम वाइज भी चेक कर लेते हैं, 5 प्लस 15 प्लस 10 30, 30 तो डायरेक्ट, 15 डायरेक्ट, 20 डायरेक्ट, 5 डायरेक्ट। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यू और वी की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। ये मेथड है और लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया था इस मेथड को। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो चेक कर लें। फार्मूला हमारे पास था क्या, सी आई जे इज इक्वल टू क्या, यू आई प्लस वी जे। ये हमारे पास फार्मूला रहेगा सभी u और v की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, या ui प्लस वी जे इक्वल टू सी आई जे, वेयर i इज नंबर ऑफ रोज एंड j इज नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, i क्या है, रो, और j क्या होगा, कॉलम होगा। तो ui प्लस वी जे की वैल्यू जो आएगी वो इस कॉस्ट के इक्वल होगी, यानी अगर u1 प्लस v1 किसके इक्वल हो जाएगा, c11 के। c11 कितना है, 4। तो इस तरह से, लेकिन हमें इनिशियल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। इन सब में से किसी एक की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, इनिशियली 0 वैल्यू पुट करनी है। और वो किसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं, वो उसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशन हो। देखिए, इस रो में भी 3 एलोकेशन है, इस कॉलम में भी 3 एलोकेशन है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इन सब में मैक्सिमम एलोकेशन है वो है 3। बाकी किसी भी रो और कॉलम में 3 एलोकेशन नहीं है। 1 2 1 1 2 2 1। तो अब चाहे तो आप u1 को 0 दे सकते हो, चाहो आप v1 को 0 ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स फुली लिबर्टी टू यू। u1 और v1 किसी को भी आप 0 रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं अगर u1 को 0 रिप्लेस कर दूं, u1 को 0 रिप्लेस कर दिया, तो v1 की वैल्यू आएगी 5, v3 की वैल्यू आएगी 15 और v4 की वैल्यू आएगी 20। चेक कर लो इस फार्मूले से, देख लो। u1 प्लस v1 इक्वल्स टू 4, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू c11, और c11 कितना है, 4। c11 का मतलब 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू c11। तो u1 कितना है, 0 प्लस v1 इक्वल्स टू 4, तो v1 कितना आ गया, 4। तो 4, 5 नहीं 4 एलोकेशन नहीं, 5 मैंने एलोकेशन ले ली थी। वैसे ही एलोकेशन नहीं लेनी, सॉरी, तीनों में मैंने गलत कर दिया। v3 1 आएगा और v4 2 आएगा। एलोकेशन नहीं लिखनी है, वो कॉस्ट लिखनी है जो है।
तो ये वैल्यू आ गई V1, V3 और V4 के लिए। ठीक है, अब हमें वैल्यूज चाहिए जो रिमेनिंग है उनकी भी। तो देखो V2 के लिए U2 आना जरूरी है, और U2 कैसे आएगा, 3 की हेल्प से आ जाएगा। कैसे, U2 प्लस V3 इक्वल्स टू 3, U2 प्लस V3, U2 प्लस V3 इक्वल्स टू C23। तो U2 प्लस V3 कितना है 1 इक्वल्स टू C23। सेकेंड रो थर्ड कॉलम की कॉस्ट कितनी है 3, तो U2 कितना आ गया 2, तो U2 की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब U2 आ गया हमारे पास, तो V2 भी आ जाएगा। U2 प्लस V2 इक्वल्स टू 2, तो V2 इज 0, क्योंकि 2 इक्वल में जाएगा। U2 प्लस V2 इक्वल्स टू 2, U2 कितना 2 इक्वल में जाकर के 0 हो जाएगा, तो V2 कितना आ गया 0। अब V2 आ गया हमारे पास। अब देखिए U3, U4 और V5। तो U4 के लिए वैल्यू V1 देगा, क्योंकि दोनों साइड में से किसी एक की वैल्यू हमारे पास होनी जरूरी है। अगर दोनों ही अननोन है तो फिर तो वैल्यू आएगी नहीं। तो U4 को हम V1 की हेल्प से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहां एलोकेशन है। तो देखो क्या आएगा, V1 प्लस U4 इक्वल्स टू 2। V1 कितना है 4, 4 प्लस U4 इक्वल्स टू 2, या फिर माइनस का 2। V4 हमारे पास आ गया -2, U4 -2। अब U4 किसको, इसकी हेल्प से कोई और वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं। अब V1 की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं U3, क्योंकि U3 प्लस V1 इक्वल्स टू 3। तो कितना आ गया U3 -1, U3 प्लस V1 इक्वल्स टू 3, और 4 इक्वल में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और सिमिलरली V5 देगा U3 प्लस V5 इक्वल्स टू 2, तो V5 कितना आ गया 3, 2 और -1 इक्वल में जाके +1 हो जाएगा, दैट मीन्स 3। ये आ गए, ये सभी वैल्यूज हमारी आ गई U और V की। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहां वो कॉस्ट लिखते हैं जिस पे जो हमारी रह गई है, जहां एलोकेशन नहीं था। वो कॉस्ट कितनी है 3, मैं लिख देता हूं 3, 6, 5, 4, 5, then 5, 6, 3, 4, 4, 5 और 3। ये हमारी कंप्लीट कॉस्ट आ गई जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों का एडिशन, जहां एलोकेशन नहीं है वहां लिखना है उसके इस कॉर्नर पे। तो देखो कैसे, 3 के लिए 0 प्लस 0, तो यहां पे कितना आएगा 0। एक ब्रैकेट में शो कर रहा हूं ताकि पता चले कि ये एलोकेशन नहीं है। फिर इसके लिए 0 प्लस 3, तो 3। फिर यहां 2 प्लस 4, तो 6। फिर इसके लिए 2 प्लस 2, 4, 2 प्लस 3, 5, -1 प्लस 0, तो माइनस का 1, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 2, तो 1। यहां के लिए -2 प्लस 0 -2, -2 प्लस 1 -1, -2 प्लस 2 0, -2 और +3 1। ये हमने यहां वैल्यूज लिख दी। कैसे, जो पर्टिकुलर रो और कॉलम का जो एडिशन है उसको हम यहां पे टॉप कॉर्नर पे लिख देंगे एक ब्रैकेट में। अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कहीं पे भी नेगेटिव है तब हमें क्या करना होगा, हमें उस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना होगा, और उसको चेंज करने के लिए हम एक थीटा इंट्रोड्यूस करेंगे, एक वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि इस, देखो नेगेटिव आने का मतलब ये है कि हमारी जो कॉस्ट है वो और भी मिनिमम हो सकती है। उसके लिए हम काम करते हैं। तो मिनिमम होगी तो नेचुरल सी बात है कि यानी यहाँ पे जो हमने एलोकेशन दी है वो एलोकेशन हो सकता है कि प्रॉपर हमने नहीं दी, यानी कि इस 2 की जगह ये 30 हो सकता है इस 1 पे आता या 4 पे आता या कहीं और आता, जिससे कि कॉस्ट और कम हो जाती। तो ये चीज़ है जो मोदी मेथड के थ्रू हमें मिलती है। अब देखो सभी वैल्यूज चेक करो, 3 - 0 पॉजिटिव, 6 - 3 पॉजिटिव, 5 - 6 यहां क्या आ रही है नेगेटिव, यहां नेगेटिव आ रही,
4 माइनस 4 0, 0 आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। 5 माइनस 5 0, 5 माइनस माइनस प्लस 1 तो 6 हो जाएगा, पॉजिटिव है। 6 माइनस 0 पॉजिटिव, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 प्लस 2 हो जाएगा पॉजिटिव, 4 प्लस 1 हो जाएगा वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड 3 माइनस 1 पॉजिटिव, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमें इस नेगेटिव को क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लूप बनाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया, एक्सप्लेन किया था, आप देख सकते हैं वहां से भी। यहाँ से हम एक ऐसा लूप बनाएंगे और जहां पे भी वो टर्न करेगा वहां हमारे पास एलोकेशन होनी चाहिए, तभी वो टर्न कर पाएगा, नहीं तो नहीं। क्लियर है? हमें ऐसे ही एक लूप तैयार करना है, जहां से भी हम उसको टर्न करेंगे वहां वो क्या होगा, एलोकेशन के थ्रू टर्न होगा। अब देखो यहां से जब हम लूप स्टार्ट करते हैं, ये नेगेटिव है तो यहां मैं थीटा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, एक थीटा हम यहां इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो यहां हटा देते हैं सभी को। हमें पता चल गया कि ये जो चीज़ है ये नेगेटिव आ रही है, इनका अब कोई मतलब नहीं है, बाकी सब पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट टेबल आप बना लेना ताकि आपको इजीली पता चल जाएगा। यहां से हमें स्टार्ट करना है एक लूप बनाना। क्लियर स्टूडेंट? तो लूप के लिए हमें क्या करना है, हम एक लूप बनाएंगे, लेकिन कैसा, जब भी वो टर्न करेगा, कोई भी एक लूप आपका तैयार होने वाला है, तो जहां भी वो टर्न कर रहे हैं वहां एक एलोकेशन होनी जरूरी है। उस एलोकेशन के बिना वो कभी भी टर्न नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट? तो जहां से हमारा कर्व अब स्टार्ट होगा, जहां से हम लूप स्टार्ट करेंगे, वहां हम क्या करेंगे, वहां देखिए कैसे भी बन सकता है। अब देखो अगर मैं इसको यहां से लेके जाऊं तो यहां पे आ गया, यहां टर्न कर सकता हूं, फिर मैं यहां टर्न करूंगा, लेकिन यहां टर्न करने के लिए मेरे पास ना तो यहां लोकेशन है ना यहां एलोकेशन, इसका मतलब मैं यहां नहीं आ सकता। यहां पे आऊं तो इसको लूप को लेकर के मैं यहां आया, यहां से मैं टर्न किया, लेकिन इनमें से किसी वैल्यू को मैं वापस ऊपर टर्न नहीं कर सकता। तो यानी कि हम नीचे की ओर लूप नहीं बना सकते। ऊपर की ओर देखो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, यहां आ सकता हूं, पहले आ गया, यहां से लूप हम क्या टर्न कर सकते हैं। अब मैं यहां से टर्न कर सकता हूं, यहां तक गया, तो यहां तो मैंने टर्न किया, लेकिन वापस यहां टर्न नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहां पे कहीं पे भी एलोकेशन नहीं है, इसलिए मुझे यहीं से टर्न करना होगा वापस। तो यहां से टर्न किया, ये एलोकेशन है, और फिर से हम यहां पहुंच गए इसको टर्न करने के बाद। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये लूप तैयार हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब जहां हमारी वैल्यू नेगेटिव आई थी, जहां हमारी वैल्यू यहां नेगेटिव आई थी, हम उसको वहां थीटा दे देंगे, वहां एक एलोकेशन दे देंगे थीटा। यहां थीटा है तो यहां नेगेटिव थीटा देंगे, यहां नेगेटिव थीटा है तो यहां पॉजिटिव थीटा देंगे, और यहां पॉजिटिव थीटा है तो यहां नेगेटिव थीटा एलोकेट हम कर देंगे। ठीक है? क्लियर है ये चीज? जहां हमारी वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, अगर हाँ कुछ क्वेश्चन में दो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, अभी तो हमारे इस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू नेगेटिव आई है, वही यहाँ कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी हो सकता है किसी में दो नेगेटिव वैल्यू भी आती है, तो जिसमें मैक्सिमम नेगेटिव होगा, यानी मैक्सिमम का मतलब एक आती है -7, एक आता है -5, तो -7 से आप लूप बनाना स्टार्ट करोगे। क्लियर है? तो जो मैक्सिमम नेगेटिव होगा हम वहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा। अब क्या बताया था, जहां नेगेटिव है, जहां नेगेटिव थीटा आता है, वहां में जो एलोकेशंस हैं, उस एलोकेशन में जो मिनिमम है उसको हम उठाते हैं और वो नेगेटिव में से यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस में से, और जहां एडिशन है वहां ऐड कर देते हैं। देखिए यहां से माइनस थीटा यानी डेल्टा जो है यहां से हट जाएगा, कहां ऐड हो जाएगा, यहां पे, फिर इसमें से माइनस हो जाएगा और यहां डेल्टा आ जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, डेल्टा क्या चीज है, डेल्टा टेंड्स टू 0 है। जो एलोकेशन डेल्टा हमने इस 3 को दी थी वो अब यहां से हट करके कहां शिफ्ट हो रही है, इस 5 पर। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जहां नेगेटिव थीटा है उन दोनों में से, उन दोनों नेगेटिव थीटा में से जो एलोकेशन आ रही है, उस एलोकेशन में जो मिनिमम एलोकेशन होगी वो माइनस करेंगे दोनों में से, और वो ऐड कर देंगे जहां प्लस आ रहा है थीटा, जहां एडिशन है। लेकिन मिनिमम क्या है, डेल्टा, तो डेल्टा माइनस हो जाएगा यहीं से, तो डेल्टा हट जाएगा। यहां डेल्टा ऐड होगा 15 में तो 15 ही रहेगा, 5 में से माइनस डेल्टा आएगा तो भी 5 रहेगा, लेकिन यहां थीटा की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा, क्योंकि थीटा की वैल्यू अब क्या हो गई, डेल्टा हो गई। ठीक है? तो इसका मतलब नेक्स्ट टेबल जो हमारी बनेगी उसमें सिंपल एक चीज होगी, क्या, ये जो डेल्टा ये यहां से हट करके यहां
ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? डेल्टा क्या हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो सकता है कि ये 5 इसकी प्रॉपर जगह है, ये 3 नहीं है जो हमने लिया था। ये अपने आप आपको पहुंचा देगा अपनी सही जगह पे 1 बाय 1, जैसे जैसे आप मोदी मेथड अप्लाई करोगे तो। ठीक है, अब ये आ गया डेल्टा हमारा यहाँ पे। अब फिर क्या करते हैं, एक बार फिर हमें चेक करना है क्या ये डेल्टा यहाँ सही है, क्या ये डेल्टा यहाँ शिफ्ट होने के बाद क्या ऑप्टिमल रिजल्ट देगा। तो देखते हैं, फिर से टेबल बनाएंगे, फिर से यू और वी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर फिर कोई नेगेटिव आ गया तो उस नेगेटिव के लिए फिर से लूप बनेगा, अगर नहीं आता तो फिर ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो करते हैं नेक्स्ट टेबल एक बार फिर से हम बनाते हैं, तो वो हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये हैं वो एलोकेशंस जो एक्चुअली हमारी अब इस कॉस्ट पर हैं। तो अब इन्हीं की हेल्प से फिर से हमें यू और वी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिर से, अब की बात देखिए, मैक्सिमम एलोकेशन है फर्स्ट कॉलम में, और नो डाउट इसको हम क्या कर देंगे 0। अब इसकी हेल्प से u1 से लेके u4 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, और वो क्या आएगी, जो कॉस्ट है एक्चुअली 4, 5, 3 एंड 2, ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी u1 से लेकर के u4 तक। अब इन सब की हेल्प से v2 देखिए, u2 प्लस v2 इक्वल्स टू 2, दैट इज -3। u1 प्लस v3 इक्वल्स टू 1, तो -3। देन u1 प्लस v4 इक्वल्स टू 2, तो -2। एंड u3 प्लस v5 इक्वल्स टू 2, तो -1। क्लियर है? अब क्या करें, अब हम वो सभी कॉस्ट लिख दें जिस पर एलोकेशन नहीं है। तो जिस पर एलोकेशन नहीं है वो कॉस्ट हमारे पास है 3, 5, 4, देन 3, 6, 4, 4, 3, 5, नाउ 6, 5 एंड 3। अब क्या करना है, फिर से जहां एलोकेशन नहीं है उसके ऊपर सम लिखना हमें, किसका सम, u और v का, उसके कॉर्नर पर। तो देखिए 3 पर एलोकेशन नहीं है, 4 - 3 1, 6 पर नहीं है, 4 - 1 3, तो पॉजिटिव है, 3 - 1 पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर यहां आ जाए 5 - 3 2 पॉजिटिव, 5 - 2 3, इन दोनों का डिफरेंस फिर पॉजिटिव। जब तक पॉजिटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां नेगेटिव आ गया हमें काम फिर से करना होगा। फिर 5 - 1 4, 3 - 3 0, अभी तक पॉजिटिव है, इसका डिफरेंस भी पॉजिटिव है, 5 - 0 भी 5 पॉजिटिव है। 3 - 3 0, ये भी पॉजिटिव आ गया। 3 - 2 1, इन दोनों का डिफरेंस फिर पॉजिटिव आ गया। 2 - 3 -1, तो अगर ये नेगेटिव में कुछ भी आ जाए तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जब सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 - 3 पॉजिटिव, 2 - 2 0 पॉजिटिव, 2 - 1 1, तो ये सभी वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब ये जो डेल्टा यहां से शिफ्ट होकर यहां आया है वो इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, देख लीजिए, 4 × 5 प्लस 1 × 15 प्लस 2 × 20 प्लस, अब 5 × डेल्टा, डेल्टा टेंड्स टू 0 तो 0 ही हो जाएगा, इसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। 2 × 30 प्लस 3 × 15 प्लस 2 × 5 एंड प्लस 2 × 10। तो अब देखिए स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात होगी कि जब इसको कंसीडर ही नहीं करना था तो पहले भी आंसर यही तो आ रहा था, फिर हमने इतना सारा काम क्यों किया। पहले आपको ये मालूम नहीं था कि कौन सी कॉस्ट टेंड्स टू 0 कंपनी को लेनी है। हम तो मिनिमम कॉस्ट से स्टार्ट कर रहे थे, कंपनी को भी नहीं मालूम कि ये कॉस्ट को टेंड्स टू 0 में लेना है, क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, या इस कॉस्ट को हमें टेंड्स टू 0 या इस कॉस्ट को हमें टेंड्स टू 0 लेना है। ये मोदी मेथड से पता चला कि एक्चुअल में कौन सी वो कॉस्ट है जिसको आप टेंड्स टू 0 मान लो, और उसके बाद आपकी बेनिफिट्स जो आपके हो रहे हैं, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह हमें किसने बताया, यह हमें बताया इस यूवी मेथड या मोदी मेथड ने। ठीक है, तो ये डिफरेंस है
हालांकि आंसर पहले भी वही था, आंसर ये भी ये सेम है, लेकिन ये कॉस्ट के बारे में हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर इस फील्ड में इस कॉस्ट के इस डिमांड और सप्लाई की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ गया 20 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 10 एंड प्लस 20। तो टोटल कितना हो गया? 60, 75, 135, 180, 190 एंड 210। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ गया वो आ गया 210। क्लियर स्टूडेंट? तो ये है हमारे पास 210 रुपीज़ और कॉस्ट जो भी है, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है 210। क्लियर है? अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी और वैल्यू के लिए नेगेटिव आ जाता, सपोज कीजिए कहीं और नेगेटिव आया था, मान लीजिए यहाँ नेगेटिव आया था, फिर हम यहाँ से लूप तैयार करते हैं, कुछ इस तरह से लूप बनाते हैं जहाँ पे भी एलोकेशन था। अब हो सकता है कि वो डेल्टा उसमें एलोकेट होता, हो सकता है नहीं होता। अगर डेल्टा उसमें एग्जिस्ट करता उस लूप में तो इस रिजल्ट पे फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर डेल्टा उसमें यूज नहीं हो तो इस रिजल्ट पर जरूर हमारे इफेक्ट पड़ता, क्योंकि डेल्टा जब भी इंक्लूड हो जाएगा एक लूप में तो डेल्टा टेंस टू 0 है, तो बस सिर्फ वो शिफ्ट होगा, बल आंसर को वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन कोई अगर हम लूप बनाएं जिसमें डेल्टा यूज नहीं हो, डेल्टा वहां नहीं आ रहा हो, कंसीडर नहीं हो रहा हो, तब आपका आंसर में जरूर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये तो हमें तब पता चला जब हमने क्वेश्चन को किया, हमें पहले नहीं मालूम था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था डीजनरेसी का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे मैक्सिमम में आपको प्रॉब्लम दी होगी, उसको मिनिमम में प्रॉब्लम दी होगी, आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट के लिए उसे सॉल्व करना होगा, और साथ में अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे बैलेंस करेंगे। बने रहिए इसी तरह से इस YouTube चैनल के साथ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।